स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good morning everyone. I'm audible and visible. All okay? चलिए फिर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। If it is all okay, we have to start from air mass. ठीक है, एयर मास से स्टार्ट करते हैं। एयर मास क्या है, कैसे डेवलप होता है। वैसे हमने देखा था कि कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास होते हैं, बट स्टिल हम दोबारा से देखते हैं कि एयर मास क्या होगा, कैसे डेवलप होगा, कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से आगे आपका एयर मास जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और आज काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे जो हमारे क्लाइमेट को काफी हद तक अफेक्ट करते हैं। राइट, चलिए एयर मास की स्टार्टिंग करते हैं। एयर मास का मतलब देखो, मास एयर, एयर तो सिंपल समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं बेसिकली कहां से, वायु, बेसिकली हवा से रिलेटेड, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू एयर। बट एयर मास मींस समथिंग इन बल्क, काफी ज्यादा होगा। ठीक है ना, मास का मतलब बल्क। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, जब भी हम किसी भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेट्स से आप इंडिया में रह रहे हो, लेट्स से आप ब्रिटेन में रह रहे हो, लेट्स से आप जापान में रह रहे हो, हर एक जगह पे कहीं पे भी आप रहते हो, तो वहां का जो वेदर है ना, क्लाइमेट जो है, वो हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, मल्टीपल वेज में इंपैक्ट करता है। और वहां पे जो भी क्लाइमेट एस्टेब्लिश होता है उसमें काफी बड़ा रोल होता है आपके एयर मास का, क्योंकि क्लाइमेट से बहुत ज्यादा आपका बेसिकली लेना देना नहीं होता कि अर्थ के ऊपर क्या चल रहा है। हाँ, इतना है कि आप वाटर बॉडी के पास में हो, आप लैंड के इंटीरियर पार्ट में हो, वहां से तो दैट इज अ कॉल रिलेशन। मे बी एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द कोल्डनेस और हॉटनेस और वार्मनेस विल बी फाउंड, बट स्टिल मेरे पास क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है आपका क्लाइमेट करता है। अब क्लाइमेट में स्पेसिफिकली क्या होगा, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसके एग्जांपल आप खुद देंगे, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें थ्रू आउट ईयर लगभग सेम क्लाइमेट ही होता है, मतलब वहां पे बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल दे पाओगे? एनी एग्जाम्पल? हाँ, मुंबई हो गया, कोस्टल एरियाज हो गए, या फिर पोलर एरियाज हो गए। पोलर एरियाज के ऊपर भी क्लाइमेट, जैसे साइबेरिया रीजन है, टोटली फ्रीज रहता है, लगभग फ्रीज रहता है। ठीक है ना, इन द सिमिलर वे आपका सारा डेजर्ट वाला एरिया है, वार्म रहता है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनका क्लाइमेट जो है वो बहुत जल्दी नहीं बदलता है, परमानेंट सा रहता है। अब देखो, एक चीज समझना, आपको भी पता है कि जब हम लैंडमास की बात करते हैं ना, तो लैंडमास का कैरेक्टर तो बहुत जल्दी बदल जाता है, बट जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर को बदलते हुए टाइम लगता है, इट टेक टाइम्स। ठीक है, इतना जल्दी एटमॉस्फेयर नहीं बदलता। बट यस, ये चीज जरूर है, इफ एटमॉस्फेयर दैट इज द सराउंडिंग एयर विल रिमेन्स इन द टच ऑफ द सरफेस, अगर वो सरफेस के टच में रहेगी तो धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी ना। भी फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई वार्म सरफेस है, उस पर आपने उठा के किसी प्रोडक्ट को रख दिया। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक बलून है, आप एक एग्जाम्पल बताना मेरे को। मान लो एक बलून है आपके पास में, आपने उस बलून को कहाँ पे रख दिया, बेसिकली एक हॉट सरफेस पे रख दिया। तो जब हॉट सरफेस पे बलून को रखा, अब क्या होगा? क्या बलून फूट जाएगा? बैलून फूटेगा या नहीं फूटेगा? बिल्कुल फूटेगा। अब बैलून फूटेगा, बैलून के फूटने का क्या मकसद था, क्यों फूट गया बैलून? क्योंकि एकदम से जो प्रॉपर्टी सरफेस की थी वो बैलून ने भी एक्वायर करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपका कोई हॉट सरफेस है, लेट्स से आपका रोड है, तो रोड पे हमने देखा था ना कि एक बार हमने एग्जांपल समझा, वी विल ड्राइव बाइक और साइकिल, कुछ भी बेयर फुटेड, तो हमें महसूस होता है पैरों पे बहुत गर्म लगता है, महसूस होता है। हाउ कैन बी पॉसिबल? क्वाइट सिंपल, क्योंकि वहां पे हो क्या रहा है, बेसिकली उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो विंड है दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस, जो हवा आपका, जो एयर पार्शल आपका सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, वो उसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। इफ द सरफेस इज वार्म, automatically the air mass will also becomes warm. Surface becomes cool, air mass will also becomes cool, but it have the requirement of time, क्योंकि immediate नहीं होता ये। जैसे कि इवनिंग टाइम की मैं बात करता हूँ, आपका पूरे दिन आपका मास जो है, लैंड मास, वो गर्म होता है। अब जब लैंड मास पूरे दिन गर्म होता चला जाएगा इस तरीके से, तो बट स्टिल मेरे पास में क्या देखने को मिलेगा, मुझे पता लगता है लैंड मास जब ऐसे गर्म होता है तो फिर मुझे ये पता लगता है कि लैंडमास गर्म होने के बाद इट विल टेक टाइम फॉर द एयर टू गेट वार्म अप। अब जब इवनिंग में लैंडमास तुरंत कूल हो जाएगा, व्हेन सनलाइट इज नॉट देयर, इवन देन द एयर इज वार्म।
हवा तब भी गर्म रहती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगेन हवा टाइम लेगी उसको क्या करने में, बेसिकली टाइम लगेगा उसको ये रिवाइज करने में या फिर वापस से अपनी कंडीशन को रीगेन करने में। दैट्स व्हाई एयर मास जो है, बट स्टिल वो काफी लंबे टाइम तक आपके एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करेगी। जैसे कि अगर दिन में गर्मी थी तो प्रोबेबली रात को भी गर्मी होती है। रीजन सिंपल है, क्योंकि एयर मास गर्म हो गया था पूरे दिन में। सिमिलरली कोई भी एयर मास होता है जो, या कोई भी आपकी वायु की राशि होती है, वो क्या करती है, इट विल अफेक्ट द क्लाइमेट, इट विल अफेक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया, द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ह्यूमिडिटी उसमें कितना है, द प्रेशर ऑफ दैट एरिया विल ऑल बी डिसाइडेड बाय द एयर मास। सो सिंपली स्पीकिंग, अगर उसको हमें जानना है कि हमारा क्लाइमेट किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, तो हमें एयर मास को समझना पड़ेगा। अब देखिए, नेचर में कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल यू, आप अपने आप का एग्जाम्पल लीजिए। कैन इट बी पॉसिबल कि आप आइसोलेशन में रहो, किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी और चीज से इंटरेक्शन आपका बंद हो जाए? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच काइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या एक एयर मास, एक सिंगल एयर मास, क्या वो अकेला रह सकता है? इट विल नॉट बी इंटरेक्टिंग विद एनी अदर मास। करेगा, नहीं करेगा। वन एयर मास विल बी इंटरेक्टिंग और नॉट विद द अदर एयर मास। एब्सोल्युटली इट विल बी इंटरेक्टिंग। इंटरेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बाउंड्री कहीं ना कहीं, ठीक है मैंने माना एक बहुत लार्ज एयर मास है, बट स्टिल कोई तो बाउंड्री होगी, और उस बाउंड्री के बाद में प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और प्रॉपर्टी चेंज होंगी तो इंटरेक्शन होना लाजमी है, बिल्कुल नेचुरल है। सो सिंपली आई विल से टू एयर मास विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब इंटरेक्शन का वे क्या हो? When they are interacting with each other, what is the way of interaction? What are the possible ways of interaction? Interaction के काफी सारे ways हो सकते हैं। उनके बेसिस पे अलग अलग टाइप के आपके क्लाइमेटिक फिनोमिना जो हैं वो भी टेक प्लेस होते हैं। तो आज जानेंगे कि एयर मास क्या है, किस तरीके से डेवलप होता है, और किस तरीके से आपकी एक एयर मास की दूसरे एयर मास से इंटरेक्शन हो सकती है, और इंटरेक्शन अगर होगा तो फिर क्या आउटपुट देखने को मिलेगी। और इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग द वेदर फिनोमेना। ठीक है, अगर क्या करना है मुझे वेदर फिनोमेना को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आई हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एयर मासेस। जैसे कि अगर मैं साइबेरिया की एयर मास का कैरेक्टर आपको बताऊं तो आप अपने आप से आइडिया लगा पाओगे कि किस टाइप का बेसिकली कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि कोई कोल्ड एयर मास है, आप बता दो कि टेम्परेचर कम रहेगा, एयर ड्राई रहेगी। यस और नो? क्या आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे? इफ आई विल से कि एक एरिया है जिसमें कोल्ड एयर मास, एक्सट्रीम कोल्ड एयर मास है, क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो टेम्परेचर कम रहेगा, एयर ड्राई रहेगी? वी कैन डू दैट, सिंपल। सिमिलरली मैं बोलूं सहारा डेजर्ट, अब आपको सहारा डेजर्ट से ही पता है कि टेम्परेचर हाई है तो आपका वार्म एयर मास होगा और वो ड्राई होगा। तो मतलब क्या हो गया, एक वेदर को अगर मुझे स्टडी करना है तो आपके एयर मास की प्रॉपर्टी जो है वो वेदर की प्रॉपर्टी को काफी हद तक जो है वो डिसाइड करती है, काफी हद तक वो डिसाइड करती है। अब क्या होगा, ये एयर मास का एक्सटेंशन जो है वो भी काफी हाइट तक रहता है। कहां तक रहेगा? ट्रोपोस्फेयर कंपोज ऑफ मेनी लार्ज पार्शल, जो कि अलग अलग एरियाज के अंदर होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। हाँ, लिटिल हाइट होती है, बट क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रोपोपोज के बाद वी डजंट हैव इवन गैसेस, बट स्टिल हाइट होती है इसकी, और वो सारा क्या कहलाएगा, एयर मास कहलाएगा। अब एयर मास होने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टिकल, अगर मान लो जैसे मान लो जापान के ऊपर कोई लैंड मास, जापान का कोई छोटा सा आइलैंड है, उसके ऊपर भी कोई तो एयर होगी, कुछ ना कुछ एयर तो वहां भी होगी, मैं उसको एयर मास नहीं बोल सकता। कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है तभी मैं एयर मास बोल सकता हूं। जैसे कि प्लेनेट की हम बात करते हैं, तो क्या हर एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लेनेट बोल सकते हैं? कैन वी कॉल एवरी सेलेस्टियल बॉडी एज प्लेनेट? क्या बोल सकते हैं हम सेलेस्टियल बॉडी को प्लेनेट? बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम सेलेस्टियल बॉडी को प्लेनेट नहीं बोल सकते, कि सिंपल रीजन है। रीजन सिंपल क्या है, क्योंकि कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ हमने लिखा हुआ है भाई, हमारे पास डेब्रिस क्लियर होना चाहिए, उसका जो आसपास का कचरा है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, स्टार के अराउंड रिवॉल्व करे। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, अपना स्फेरिकल शेप होना चाहिए। तो मतलब कुछ क्वालिफिकेशन के बाद ही मैं एक बॉडी को प्लेनेट का दर्जा देता हूं, प्लेनेट का डेजिग्नेशन देता हूं। सिमिलर वे में मेरे पास जब एयर मास की बात आती है तो इन केस ऑफ एयर मास मेरे पास कुछ क्वालिफिकेशन होगी। मैं हर एक पार्टिकल को एयर मास नहीं बोलूंगा। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहली चीज, ये काफी लार्ज होना चाहिए। अब एक छोटे से आइलैंड पे कितना सा लार्ज हो जाएगा? आइलैंड 100 किलोमीटर का होगा,
500 किलोमीटर का होगा, दैट्स ऑल। बट उस पर तो नहीं बन सकता ना। हमें क्या होना चाहिए, आपका एक लार्ज एयर मास का होना जरूरी, एक लार्ज पार्शल का होना जरूरी है। अब लार्ज के साथ साथ में और भी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? पहली, इसकी जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्टेबिलिटी वाली कंडीशन, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यूनिफॉर्म होना चाहिए। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्टेबिलिटी पे बाद में आएंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो स्टेबलाइज होना चाहिए। टेम्परेचर मतलब मान लो अगर वार्म है, 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफी लंबे एरिया में होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी तो आपको पता ही है कि ह्यूमिडिटी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर ह्यूमिडिटी बदल गई, कैसे बदलती है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी बदलती है ना, प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश हो गई है, तो ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्या होगा आपका यूनिफॉर्म, मतलब क्या होता है बेसिकली एक कोहेरेंस, मतलब एक जैसा, ठीक है ना, एक जैसा, पूरे एरिया में एक जैसा आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्टेबिलिटी होना चाहिए। क्या मतलब होता है स्टेबिलिटी का? हमने समझा था स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी। एक एयर मास स्टेबल है या अनस्टेबल है कैसे बोल सकते हैं? अगर एयर मास में रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है तो अनस्टेबल एयर मास होगा, अगर वो रेनफॉल नहीं कर पा रहा तो स्टेबल एयर मास होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों रोल है स्टेबिलिटी का? क्योंकि अगर एयर मास अनस्टेबल हुआ तो फिर तो वो रेनफॉल करेगा। अगर एयर मास अनस्टेबल हुआ तो रेनफॉल करेगा, रेनफॉल करेगा तो ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी, जो कि हमारा कॉलम नहीं था, ठीक है ना। मॉइस्चर वेरिएबल होता है। मॉइस्चर वेरिएबल होता है कैसे भाई? हर एक प्लेस पे होता है ना। जैसे सहारा डेजर्ट की आप बात करो, पूरे डेजर्ट के बेल्ट में, आप अफ्रीका के सहारा डेजर्ट की जब बात करोगे तो व्हाट यू विल फाउंड, क्या मिलेगा आपको? ये जो कंप्लीट बेल्ट होगी ना अफ्रीका की, ये वाली, इसमें पूरे में ड्राईनेस होती है, कंप्लीट बेल्ट में ड्राईनेस। हाँ ठीक है, यहां से अगर मैं यहां जाऊंगा तो फिर बदल जाएगा, ठीक है ना, यहां से यहां जाऊंगा तो बदल जाएगा। बट ऐसा भी, और दूसरा ऐसा ड्रास्टिक चेंज भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी 0 है और थोड़ा सा डिस्टेंस जाते ही ह्यूमिडिटी हो गई 30 ग्राम, तो गलत हो गया ना वो। एक हाई वेरिएबिलिटी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है धीरे धीरे अगर बदल भी रही है कुछ चीजें, ऑब्वियस सी बात है, देखो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने पे बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं रह सकती, बट जो चेंज आता है वो ड्रास्टिक चेंज ना आए, आउट ऑफ द सडन चेंज ना आए, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे पास जरूरी होती है। दूसरा, एक यूनिट की तरह वो ट्रेवल भी करे, एक यूनिट की तरह वो क्या करे, ट्रेवल भी करे, ये भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि आपकी ये ट्रेवलिंग जो है या फिर एक यूनिट की तरह ट्रेवल करने, ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरी होती है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे को एयर मास डेवलप होने के लिए कंडीशन की जरूरत पड़ती है। अब क्या होता है जब एयर मास डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली क्या होगा जब आपका एयर मास डेवलप हो जाता है, तो उसकी देख लेते हैं कि डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा। तो अलग अलग सोर्स रीजन होंगे, कुछ ऐसी राशियां होंगी जहां पे आपका अलग अलग क्षेत्र होंगे, जिसके अंदर आपका अलग अलग एरियाज होंगे जहां पे आपका एयर मास जो है वो डेवलप हो सकता है। द डिफरेंट एरिया जहां पे आपका एयर मास जो है वो डेवलप हो सकता है। डिफरेंट रीजन कहाँ कहाँ पे होंगे, कहाँ पे मिलेगा हमें अलग अलग रीजन? देखो, लेट्स से मैं साइबेरिया वाला रीजन बोलूं, तो आपको नहीं लगता कि एयर मास वहां पे डेवलप हो सकता है साइबेरिया में? यस या नो? क्या साइबेरिया वाले लैंड मास पे, रशिया वाले लैंड मास पे एयर मास डेवलप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रशिया वाला इतना बड़ा लैंड मास है, उसकी लगभग सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे लैंड मास डेवलप होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो सिंपली मुझे समझ आता है कि अलग अलग सोर्स रीजन होते हैं। सबसे पहली क्वालिटी इसके अंदर होती है कि क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म टॉपोग्राफी हो और एक्सटेंसिव हो, काफी बड़ी यूनिफॉर्म टॉपोग्राफी हो। जैसे कि कोई वाटर बॉडी है, मैं पैसिफिक ओशियन बोल दूं आपको, काफी यूनिफॉर्म है। मैं सारा डेजर्ट बोल दूं आपको, मैं साइबेरिया वाला रीजन बोलूं आपको, तो ये काफी यूनिफॉर्म रीजन है बेसिकली, जिनके अंदर प्रॉपर्टी लगभग लगभग क्या रहती है, सेम रहती, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, उनमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं होता है। तो एक्सटेंसिव यूनिफॉर्म टॉपोग्राफी मुझे नजर आती है। दूसरा, डाइवर्जेंट एयर फ्लो होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्जेंट एयर फ्लो होना चाहिए। अब ये समझते हैं डाइवर्जेंट मतलब क्या होगा, अपसारी वायु होगा, अपसारी वायु। अब ये डाइवर्जेंट क्यों होता है उसको देखते हैं। देखो, आपको याद है कल हमने साइक्लोन के बारे में बात की थी, साइक्लोन में कैसा एयर फ्लो था, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? किस टाइप का एयर फ्लो था? साइक्लोन के अंदर था कन्वर्जेंट एयर फ्लो। अब आप खुद बताओ, क्या साइक्लोन जहां डेवलप हो रहा है वहां कोई एयर मास डेवलप हो सकता है?
इज इट पॉसिबल कि वहां पे जहां साइक्लोन डेवलप हुआ वहां पे एयर मास डेवलप हो जाए? पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पता इतना ज्यादा एक्सटेंसिव रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी आउट ऑफ 1 घंटे में ह्यूमिडिटी बदल जाती है, विद इन एन आवर ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है, विद इन अ टाइम आइस पे है कुछ प्रेशर अलग है, आई वॉल पे गए प्रेशर बदल गया, मतलब बहुत ही माइन्यूट टाइम में चीजें बदल जाती है। तो मतलब कन्वर्जेंट एयर से तो बात नहीं बनेगी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि डाइवर्जेंट अगर एयर हो, मतलब यहां से एयर बाहर निकल रही हो, तो फिर क्या होगा? ये डाइवर्जेंट एयर है, कहां से निकलती है? डाइवर्जेंट एयर क्यों निकलेगी? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तभी तो एयर बाहर निकलेगी। यस और नो? सेंटर पे जब हाई प्रेशर होगा तभी तो एयर बाहर निकलेगी, अगर हाई प्रेशर हुआ ही नहीं तो फिर एयर बाहर कैसे निकलेगी? और आप सब लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा कि डाइवर्जेंट को हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं। डाइवर्जेंट को क्या बोलते हैं हम? एंटी साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो डाइवर्जेंट विल बी नेम्ड एज एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल होती है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है एंटी साइक्लोन में कोई रेनफॉल नहीं होगा, और अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर वो लगभग सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट मुझे समझ आता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, अब सारी वायु प्रवाह होना चाहिए, डाइवर्जेंट एयर का फ्लो जो है वो होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, area should have comparatively gentle and divergent air flow so that air stays in the region for the longer period। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? कंपैरेटिवली जेंटल होना चाहिए, डाइवर्जेंट के साथ में जेंटल होना चाहिए। एक चीज और देखो, अगर मान लो हमने यहाँ डाइवर्जेंट बनाया है, अगर मान लो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो गया तो भाई एयर का फ्लो तो फास्ट होगा ना। अगर हाई प्रेशर काफी हाई रहा तो एयर का फ्लो फास्ट होगा, और अगर एयर का फ्लो फास्ट हुआ तो फिर वो सरफेस से तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो अगर सरफेस से एयर जल्दी निकली है तो आपको भी पता है कि एयर विल नॉट बी एबल टू गेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। एयर जो है आपके जो सरफेस है जिसके ऊपर से हवा निकल रही है, एयर मास जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर पाएगी। और अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया तो फिर एयर मास बनेगा कैसे? फिर हमारी एक्सटेंसिव लैंड मास का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है। इसलिए एयर का फ्लो जो है वो स्लो होना चाहिए। ठीक है ना, स्लो फ्लो होना चाहिए, धीरे धीरे फ्लो होगा तो फिर चल जाएगा, आपका एयर मास आराम से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मुझे पता लगता है कि अपेक्षाकृत आपका कोमल और भिन्न वायु जो है होना चाहिए। अब इसी हिसाब से हमारे पास अलग अलग सोर्स रीजन आते हैं। ठीक है, पहला रीजन साइबेरिया का रीजन, दूसरा रीजन सहारा का रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होगा? सहारा डेजर्ट वाला रीजन। थर्ड रीजन कनाडा वाला रीजन है, फोर्थ अटलांटिक ओशियन, फिफ्थ पैसिफिक एंड सिक्स्थ इंडियन ओशियन। ये 6 रीजन हैं जहां से एयर मास डेवलप होता है। ऑब्वियसली कुछ रीजन ऐसे हैं जो ठंडे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जो वार्म हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे मैरीटाइम एक्टिविटी मतलब पानी ज्यादा है, कुछ एरिया ऐसे हैं जो लैंड मास से ही आपके डोमिनेटिंग है, मतलब अलग अलग टाइप के एयर मास बनेंगे। कैसे? लेट्स से मान लो मैंने एक ऐसा एरिया चूज कर लिया जो कि डेजर्ट है, तो आपको भी पता है कि डेजर्ट तो वार्म होगा, और वार्म होगा तो उसके साथ में ड्राई भी होगा। तो बेसिकली मुझे यही समझ आता है कि यहाँ पे अलग अलग जो एरियाज होंगे उनमें अलग अलग टाइप के एयर मास बनते हैं, डिफरेंट एरियाज डिफरेंट एयर मास की तरह फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा? प्रॉपर्टी ये डिसाइड कर, जैसे भी एयर मास होगा उसकी प्रॉपर्टी विल बी डिसाइड बाय दीज एरियाज की, एरियाज की कैसी प्रॉपर्टी है। तो ये चीजें हैं, ये आपके पार्ट है, साइबेरिया वाला पार्ट, सहारा वाला पार्ट, और आपके कनाडा वाला पार्ट, अटलांटिक प्रशांत महासागर और आपका हिंद महासागर। इन एरियाज के अंदर आपको क्या मिलता है? यू विल बी हैविंग एयर मास। ठीक है, चलिए अब एयर मास जो है वो क्या करता है? कोज द स्टेबिलिटी और ड्राई कंडीशन। अगर एक एयर मास, मान लो एक एयर मास ऐसा जिसके पास मॉइस्चर नहीं, तो क्या करेगा? स्टेबिलिटी करेगा। यस और नो? एक एयर मास ऐसा है जो कि मॉइस्चर नहीं है तो स्टेबिलिटी करेगा, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वार्म हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी करेगा। तो एक ऐसा एयर मास जो कि स्टेबिलिटी कोज करता है उसको स्टेबल एयर मास बोलते हैं। बट एक ऐसा एयर मास भी तो हो सकता है जो काफी सारा मॉइस्चर लेके आए अपने साथ में, तो अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। तो मतलब एक ऐसा एयर मास जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा उसको अनस्टेबल एयर मास के नाम से जाना जाएगा। तो दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, स्टेबल एयर मास और अनस्टेबल एयर मास। स्टेबल वो होगा जो बारिश को प्रमोट नहीं करेगा, अनस्टेबल वो होगा जो बारिश को प्रमोट करेगा। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं एयर मास के अंदर कि एयर मास का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो हमारे पास क्या आता है?
एक तो भाई एयर मास आपका पोलर रीजन में बनेगा। देखो दो क्लासिफिकेशन तो सीधे सीधे बनते हैं कि पोलर में बनेगा तो कूल वाला होगा और ट्रॉपिकल में बनेगा तो क्या होगा, वार्म वाला होगा। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा क्लासिफिकेशन पहला आ जाता है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है कि पोलर एयर मास है या फिर आपका ट्रॉपिकल एयर मास है। बट एक चीज देखी जाती है कि जो ट्रॉपिकल एयर मास है वो वार्म होंगे और पोलर एयर मास कूल होंगे। इन्हीं का फर्दर डिवीजन भी किया जाएगा, क्योंकि पोलर एयर मास जो कि कोल्ड बन रहा है वो वाटर बॉडी पे भी बन सकता है और वो आपके लैंड पे भी बन सकता है, कॉन्टिनेंट पे। सिमिलरली ट्रॉपिकल एयर मास वाटर बॉडी पे भी बन सकता है और कॉन्टिनेंट पे बन सकता है। तो ये तो फर्दर डिवीजन हुआ, बट स्टिल मेरे पास एक सीधा क्राइटेरिया आता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे थे ना एयर मास की, वो था टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बेस पे ही अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक पोलर हो गया और दूसरा ट्रॉपिकल हो। नहीं, हिमालयाज यार इतना बड़ा एरिया नहीं होते हिमालयाज की, वो क्या करें कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है ना, कंट्रीब्यूट कर पाए, इतना बड़ा एरिया नहीं होता। एयर मास 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक स्प्रेड होता, 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो वो एयर मास कहलाएगा। तभी तो आपका मैंने बोला था कि जो टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं हम, तो वो मतलब जेट स्ट्रीम्स की भी बात करते हैं हम, तो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। टेम्परेट साइक्लोन भी बड़े लंबे टाइम तक चल रहे थे। कारण क्या था, क्योंकि काफी लार्ज एयर मास उनके पास में होता है जो अपलिफ्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास क्या हुआ, दो कैटेगरीज हो गई, या तो आपके ध्रुवीय वायु के बेस पे और या फिर उष्णकटिबंधीय वायु के बेस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कुछ एरियाज हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि सारे एयर मास बनेंगे, लेकिन हाँ स्टिल पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपका यहाँ पे मैरीटाइम इक्वेटोरियल हो गया है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया है, मैरीटाइम पोलर हो गया है। ठीक है ना, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर हो गया है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक हो गया। तो इस टाइप से अलग अलग एरियाज है जहाँ पे अलग अलग टाइप का एयर मास बन सकता है। सी स्टैंड फॉर कॉन्टिनेंटल, सी का मतलब है कॉन्टिनेंटल, एम का मतलब है मैरीटाइम। तो कॉन्टिनेंटल में मतलब आपके लैंड मास पे डेवलप हो रहा है, मैरीटाइम मतलब वाटर बॉडी पे डेवलप हो रहा है। अब उसके बाद में टी मतलब ट्रॉपिकल पे हो रहा है, ई मतलब इक्वेटर पे हो रहा है, पी मतलब पोलर रीजन में हो रहा है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है इक्वेटर पे है, ट्रॉपिकल में है, पोलर रीजन में है, किस एरियाज के अंदर है, ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, सिंपल है। तो मतलब हर एक जगह पे पॉसिबिलिटी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सारे एयर मास एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी है। मैं एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि अगर यहाँ पे बनता तो किस टाइप का बनेगा, मैरीटाइम इक्वेटोरियल बन जाएगा। यहाँ बनता तो किस मैरीटाइम इक्वेटोरियल होगा, नीचे बनता तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो जाएगा, अगर नीचे बनता है तो आपका कॉन्टिनेंटल आर्कटिक हो जाएगा, मैरीटाइम पोलर हो जाएगा। बट स्टिल हमें पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यहाँ बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, यहाँ बन भी पाएगा या नहीं बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता। तो ये बस पॉसिबिलिटीज दिखा रखी हैं आपको कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जहां पे आपका एयर मास डेवलप हो सकता है। ठीक है ना, एम मतलब मैं कह रहा हूं, एम मतलब है मैरीटाइम, सी मतलब है कॉन्टिनेंटल, पी मतलब है पोलर, ई मतलब इक्वेटोरियल, टी मतलब ट्रॉपिकल। ठीक है, बट स्टिल आपको ये याद नहीं रखने अभी, ये तो बस एक इमेजिनेशन मैंने दिखा रखी है कि ऐसा हो सकता है, बट ये होता नहीं है एक्चुअली, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली। पॉसिबल क्या है वो अभी देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे समझ आती है। अब मेरे को उन सब के बेस पे कंक्लूजन ये निकलता है कि वो सारे तो पॉसिबल नहीं है, बट एयर मास को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड कर देते हैं। ब्रॉड कैटेगरी क्या होंगी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो सकता है, मतलब जैसे आपने आपको बताया था पहले भी कि ट्रॉपिकल में भी मैरीटाइम और क्या होगा आपका कॉन्टिनेंटल होगा, पोलर में भी मैरीटाइम और आपका कॉन्टिनेंटल होगा। तो ये चार कॉम्बिनेशन तो ये बन जाते। एक कॉम्बिनेशन आता है कॉन्टिनेंट में आर्कटिक वाला, कॉन्टिनेंट में आर्कटिक वाला। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आता है। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो सकता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो सकता है, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कर दिया। मैरीटाइम पोलर तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कॉन्टिनेंटल पोलर तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फाइनली मेरे पास क्या होगा, कॉन्टिनेंट में आर्कटिक होगा, कॉन्टिनेंट में आर्कटिक होगा। ये फाइनल मेरे पास ऑप्शन बचेगा। तो इस तरीके से आपके एयर मास की डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। ठीक है ना, अब इनकी एक एक करके प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कौन सा एयर मास किस तरीके की प्रॉपर्टी पोजेस करता है। ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले कि प्रॉपर्टीज कैसी पोजेस करेगा, इंटरेक्ट कैसे करेंगे ये, क्योंकि जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता है एयर मास इंटरेक्ट करते तो क्या बनाते हैं,
व्हाट विल बी फाउंड व्हेन दे विल बी इंटरेक्टिंग? क्या बनेगा? फ्रंट्स बनेंगे। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो फ्रंट बनेंगे तो अलग अलग टाइप के फ्रंट भी बनते हैं, वो इंटरेक्शन बाद में देखेंगे। पहले ये तो देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्या प्रॉपर्टीज को ये डिसाइड करते हैं, इनका रोल क्या आता है एयर मास का। ठीक है, फिर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है। इंटरेक्टिंग एयर मास जो है वो आपका क्या करते हैं, फ्रंट को क्रिएट करते हैं और फ्रंटल वेदर पैटर्न बनाते हैं। और आपको याद होगा फ्रंट फॉर्मेशन से हमने एक बार क्या डिस्कस किया था, टेम्परेचर इन्वर्जन डिस्कस किया था, याद है? टेम्परेचर इन्वर्जन वी हैड डिस्कस इन फ्रंट फॉर्मेशन। यस। दूसरी चीज हमने अभी टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में बात की, वो भी फ्रंट फॉर्मेशन से हुआ था। बिल्कुल सही है। फ्रंट फॉर्मेशन जहां पे हो रहा है बेसिकली वहां पे आपके साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन जो वो डेवलप हो रहे थे। मतलब ये एक फिनोमेना नहीं है, एयर मास सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि बस यहीं पे डिटरमाइन कर रहा है कि टेम्परेचर प्रेशर क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपका एयर मास जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन से क्या करता है, ये फ्रंटल वेदर पैटर्न की फॉर्मेशन करता है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो आपकी इंटरेक्शन होती है उससे क्या होता है, आपका मौसम के पैटर्न और उसका निर्माण होता है, अलग अलग टाइप का वेदर होता है। इवन जब आपको ड्रास्टिक, आप एक एयर मास से दूसरे एयर मास पे जाएंगे आपको पता लगेगा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है ना। देखिए अब तो एक पहले कैटेगरी की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल पोलर। आप खुद बताओ कैसी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये कैसा होगा? कॉन्टिनेंटल पोलर की जब मैं बात करता हूं तो कॉन्टिनेंटल पोलर कैसा होगा? कूल होगा या वार्म होगा? कूल होगा। ड्राई होगा या वेट होगा? ड्राई होगा। भाई कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो पानी तो है ही नहीं, और पोलर रीजन है तो कॉन्टिनेंट ड्राईनेस दे रहा है, पोलर रीजन कूलनेस दे रहा है, तो ये कूल एंड ड्राई होगा या नहीं होगा? एवरीवन नोज, सबको पता लगा है कि ये कूल और ड्राई होगा। बस कूल एंड ड्राई। अब आप मुझे बताओ, कूल एंड ड्राई एयर मास क्या रेनफॉल कर सकता है? क्या कूल एंड ड्राई एयर मास रेनफॉल कर सकता है? कहां से करेगा, मॉइस्चर है ही नहीं, ड्राई है वो तो। जब वो ड्राई है तो रेनफॉल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो क्या मैं इसको स्टेबिलिटी के लिए डेजिग्नेट कर दूं, बोल दें कि ये स्टेबल एयर मास है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो मतलब ये ड्राई होगा, ये कोल्ड होगा और ये स्टेबल कंडीशंस को डेवलप करेगा। कौन से एरिया में इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, अपने आप देख लो। कोल्ड कॉन्टिनेंटल पोलर है तो पोलर एरिया में जो भी कॉन्टिनेंट होंगे वहां मिल जाएगा। तो ये आर्कटिक बेसिन में, नॉर्थ ऑफ अमेरिका, यूरेशिया, एंटार्क्टिका, इन सब रीजन के अंदर आपका ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, राइट। देखिए इस एयर मास से स्नोफॉल नहीं होगा, लेकिन स्नोफॉल होता है इन रीजन में। ठीक है ना, इन रीजन के अंदर स्नोफॉल होता है, मैं बताऊंगा आपको। अभी थोड़ी सी देर में एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वहां पता लगेगा एक्चुअली यहाँ पे स्नोफॉल आता कहां से है। काफी बार हम देखते हैं ना कि कई बार न्यूज में आता है कि एक्सट्रीम स्नोफॉल होने लग गया इन रीजन में। यूएसए के अंदर, शिकागो वगैरह के अंदर तो 2019 में इतना तगड़ा तूफान आया था, -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया था वहां पे। तो मतलब इतनी डेंजरस पोजीशन जो बन जाती है वो एयर मास की वजह से नहीं बनती। एयर मास तो अपना मतलब स्टेबिलिटी कंडीशन रहती है। एयर मास क्या करता है, एयर मास का तो ऑल थ्रू द ईयर एक लगभग सेम कंडीशन रहती है। ये कुछ और कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो है वो हो जाते हैं, उनको देखेंगे कि किस तरीके से होता है, बट स्टिल हमें यहाँ से पता लगता है कि ये होगा। अब अगर ये पता लगता है तो वेदर कैसा होगा भी पता लग गया। विंटर में तो फ्रीज रहेगा, क्लियर वेदर और स्टेबल रहेगा। समर तो लेस स्टेबल विद लेसर प्रेवलेंस ऑफ द एंटी साइक्लोन विंड्स, वार्मर लैंड मासेस एंड लेसर स्नो। भाई ऑब्वियसली अगर समर आता है तो थोड़ा तो इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो इन कंपैरिजन टू द विंटर कम स्नोफॉल होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर ऐड ऑन हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि रेनफॉल हो जाए, बट होता नहीं है। बट स्टिल अनस्टेबिलिटी की पोजीशन बन सकती है। ठीक है ना, तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब दूसरी चीज, अब ये तो कॉन्टिनेंटल पोलर थे, यहाँ पे मैरीटाइम पोलर भी हो सकता है। आप बताओ सोच के कि कॉन्टिनेंटल पोलर और मैरीटाइम पोलर में क्या फर्क आएगा, क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है? मॉइस्चर का। भाई है तो पोलर, ये भी पोलर, तो दोनों कोल्ड रहेंगे तो कोल्ड तो रहना ही है इसको। ठीक है ना, ये वाला भी क्या कहेगा आपका, कोल्ड रहेगा। बट कंपैरेटिव अगर मान लो इन दोनों को कंपैरिजन में ले आऊं मैं, तो दोनों में से कोल्ड ज्यादा कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल पोलर या मैरीटाइम पोलर? कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों एयर मास मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर और आपका मैरीटाइम पोलर इंटरेक्ट करेंगे तो मैं इसको बोल सकता हूं वार्म एयर मास, इसको बोल सकता हूं कोल्ड एयर मास। बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि पता है ना हमें वाटर बॉडी जो है वो एक्सट्रीम कूल नहीं हो पाती। अब एक्सट्रीम कूल नहीं होंगे तो वहां पे जो एयर मास होगा वो भी कंपैरेटिवली एक्सट्रीम कूल तो नहीं होगा।
नहीं होगा तो वो तो रिलेटिव क्या कहलाएगा, फिर वार्म ही कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, रिलेटिव टू दिस ये क्या होता है, लिटिल वार्म रहेगा, बट स्टिल इसके पास में क्या रहेगा, आपका मॉइस्चर भी रहता है क्योंकि मैरीटाइम है। तो सिंपल मेरे को प्रॉपर्टी नजर आती है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस हैव मूव्ड ओवर द वार्मर ओशियंस, गॉट हीटेड अप एंड हैव कलेक्टेड मॉइस्चर। इनके कंपैरिजन में क्या होंगे, थोड़ा सा हीट अप होंगे और थोड़ा सा इनके पास में मॉइस्चर भी मिलेगा। किस रीजन में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है वहां पे मिलेंगे जहां पे आपका क्या होगा 60 डिग्री के बाद में, क्योंकि पोलर है ना, 60 डिग्री के बाद में जो भी वाटर बॉडीज होंगी वहां पे ये वाला एयर मास मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, क्या ये एयर मास रेनफॉल कर सकता है, यस डेफिनेटली कर सकता है, मॉइस्चर है इसके पास में, मैरीटाइम है, मॉइस्चर है, रेनफॉल तो कर सकता है। तो मतलब क्या होगा, अनस्टेबल कंडीशंस क्रिएट करता है ये एयर मास, क्या करेगा, अनस्टेबल कंडीशंस को क्रिएट करता है। सो मुझे देखने को मिलेगा विंटर में भी हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, ओवरकास्ट स्काई होगा, ओकेजनल फॉग होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। समर यहाँ पे क्लियर रहेंगे। आप बता सकते हो समर क्लियर क्यों रहती है, समर स्टेबल रहती है, विंटर अनस्टेबल रहती है, क्यों, देखिए क्यों होता है। पोलर रीजन है, बेशक मैरीटाइम पे है बट पोलर है, तो मॉइस्चर ज्यादा एड ऑन नहीं होगा, कम ही मॉइस्चर एड ऑन होगा, मानते हैं। पोलर रीजन है तो मॉइस्चर इतना ज्यादा तो एड ऑन नहीं हो सकता जितना अरेबियन सी से होता है, बहुत कम मॉइस्चर एड ऑन होगा। अब आपको याद होगा कि अगर बहुत कम मॉइस्चर एड ऑन हुआ है तो फिर रेनफॉल कैसे करवाते थे हम। अगर मान लो किसी एयर पार्सल की कैपेसिटी 30 ग्राम है बट स्टिल उसके पास 10 ग्राम ही मॉइस्चर है, तो मुझे रेनफॉल करवाना, मैं कैसे करवा सकता हूं, कूलिंग कर दूंगा उसकी, एयर मास को कूल कर देंगे। तो विंटर में ये एयर मास क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल होगा तो इट्स कैपेसिटी डिक्रीजेस, इसकी कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेसिपिटेशन करेगा, फॉग करेगा, बर्फ गिरेगी। बट समर में तो ये वार्म हो गया और इसकी इतनी तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए कोई क्लाउड फॉर्मेशन, कोई रेनफॉल समर में नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। थर्ड मेरे पास आता है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। ये तो दोनों कॉन्टिनेंटल पोलर हो गया, मैरीटाइम पोलर हो गया। अब कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल की बात करते हैं। अब आप बताओ, कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, कॉन्टिनेंट में तो हाई टेम्परेचर होता है, और ट्रॉपिकल में हाई टेम्परेचर ट्रॉपिकल के एरिया के साथ में मॉइस्चर भी नहीं होगा। कॉन्टिनेंट में क्या मॉइस्चर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मिलेगा, बेसिकली आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल की वजह से ये हॉट होगा, कैन वी से दैट, हम कह सकते हैं ऐसा। और कॉन्टिनेंट की वजह से ये ड्राई भी रहेगा, और हॉट भी है, ड्राई भी है, तो स्टेबल तो रहेगा ही। तो यहां पे नजर आती है मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स की, ड्राई है, हॉट है, स्टेबल है। एंड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सोर्स। कैसे एक्सटेंड करेगा, क्योंकि सोर्स के बाद तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। अगर ये लैंडमास से बाहर चला गया और ट्रॉपिकल एरिया, तो वाटर बॉडी पे जाते ही तो मॉइस्चर ऐड होगा, मॉइस्चर जैसे ही ऐड हुआ प्रॉपर्टी बदल गई, प्रॉपर्टी बदली तो एयर मास ही नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है ना। इसलिए बियॉन्ड दी सोर्स ये एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सोर्स रीजन की, तो आपका सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, वेस्टर्न एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जो है आपके पार्ट हो जाते हैं किसके, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास के, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास के। ये पूरा याद करना होगा, मतलब आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी होंगी इसमें, ठीक है ना। और वो नाम से समझ आ जाएगा, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि ये नाम बोलेगा जैसे ही, वैसे ही आपको पता लग जाएगा क्या होगा। तो ये एरिया क्या होगा भाई, ड्राई रहेगा थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है, मॉइस्चर नहीं है तो ड्राई रहेगा, तभी तो डेजर्ट होते हैं। सारा डेजर्ट कितना बड़ा डेजर्ट है, तो डेजर्ट क्यों है, सिंपल रीजन है, ठीक है ना। तो ये बेसिक मुझे यहां पे नजर आता है। तो सिंपल सा सिस्टम मुझे नजर आया तीनों के केस में, कि कॉन्टिनेंटल पोलर की बात करते थे तो कॉन्टिनेंटल पोलर में शुष्क है, ठंडी है, ठीक है ना। मतलब महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु जो है महाद्वीप पे है, तो महाद्वीप पे है तो ऑटोमेटिकली बात है शुष्क है, ठंडी है। समुद्र की हवा है तो ऑटोमेटिक सी बात है वो गर्म होगी और लिटिल मॉइस्चर होगा। और उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप पे फिर से आ जाएगा तो सूखा होगा, गर्म होगा और स्थिर होगा, ठीक है। ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, अब मैरीटाइम ट्रॉपिकल अगर हुआ तो, मैरीटाइम ट्रॉपिकल का मतलब समुद्री उष्ण कटिबंधीय वायु, ठीक है। मैरीटाइम है, मैरीटाइम मतलब समुद्र में है, और ट्रॉपिकल एरियाज में है, उष्ण कटिबंधीय एरियाज के अंदर है, ठीक है। तो कैसी प्रॉपर्टी होगी इसकी भाई, अगर मैरीटाइम है
तो मॉइस्चर होगा ना, मैरीटाइम है तो मॉइस्चर होगा, बिल्कुल होगा। तो मतलब आर्द्र होगा, मॉइस्चर इसके अंदर देखने को मिलेगा। और क्योंकि ट्रॉपिकल है तो क्या होगा फिर, गर्म होगा, वार्म होगा, ठीक है ना, वार्म होगा ये। और तीसरी चीज मेरे को समझ आती है कि आपका एयर मास जो है वो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल। फिर आप बताओ, वार्म है, मॉइस्चर है, स्टेबल होगा या अनस्टेबल। सर यही तो सबसे बड़ा रीजन था, यही तो लॉजिक था जिसके पीछे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी आ रही थी। अगर वार्म हो गया और अगर मॉइस्चर हो गया तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है, अस्थिर तो हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आ गए ना, मॉइस्चर तो है ही, प्लस में वार्म है तो लाइट होगा, लाइट है तो राइज भी करेगा, और राइज करेगा तो रेनफॉल होगा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मतलब मुझे समझ आता है कि यहाँ पे ये वाला जो एयर मास है आपका वो किस टाइप का होगा, वार्म, ह्यूमिड और अनस्टेबल होगा। बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैरीटाइम एरियाज की जो वाटर बॉडी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन में, पैसिफिक में, अटलांटिक के अंदर, वहां पे एयर मास डेवलप होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक, विंटर की बात करूंगा तो विंटर कैसी होती है, माइल्ड विंटर होती है, ठीक है ना, ओवरकास्ट स्काई, फॉग वगैरह बनता है। और समर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी हाई, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, बहुत सारी बारिश, ये सब चलता है। हमारे यहाँ समर कैसी होती है, विंटर कैसी होती है, बस वही होगा, बिकॉज हम इसी एयर मास में रहते हैं जो हमारा मुंबई वगैरह का एरिया है। दूसरा इंटीरियर पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल के, सॉरी उसमें आ जाएगा, इंटीरियर पार्ट किस में आ जाएगा, इसमें, इसीलिए डेजर्ट वगैरह बन जाता है। तो ये मेरे पास आता है मैरीटाइम, ट्रॉपिकल। अब फाइनली मेरे पास कौन सा बचा, कॉन्टिनेंट, आर्कटिक एयर मास, कॉन्टिनेंटल में आर्कटिक। अब आप सोच के बताओ कैसा होगा, आर्कटिक एयर मास कैसा होगा, ये बताना है आपको। आर्कटिक मतलब महाद्वीप, आर्कटिक है, वायु कैसी होगी यहाँ पे। तो आपको भी पता, ये तो कूल है ना, आर्कटिक रीजन क्या है, कूल है, और कॉन्टिनेंट है तो ड्राई भी होगा। आर्कटिक है तो कूल भी होगा और ड्राई भी होगा, तो मतलब क्या होगा, कोल्ड होता है, ठीक है ना, ठंडा रहेगा, शुष्क रहेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, जो आपका ईस्ट ऑफ द रॉकीज, आपके ईस्टवर्ड प्लेन एरियाज के अंदर, अलास्का में, कनाडा के अंदर, ऊपर वाले ग्रीनलैंड के अंदर, इन सारे एरियाज के अंदर क्या होगा, आपका ये वाला एयर मास जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एयर मास बन जाएगा। अब अगर बात करते हैं इसके ऊपर कि जो ये एयर मास है, इसी की वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जो आपके आर्कटिक एरियाज हैं वहां पे फ्रीजिंग किस वजह से देखने को मिलती है, पर्टिकुलर दिस एयर मास की वजह से, ठीक है, इस एयर मास की वजह से यहाँ पे फ्रीजिंग देखने को मिलती है। अब ये एयर मास जो है ना, स्लोली एंड होता जा रहा है, स्लोली ये एयर मास जो है वो एंड ऑन होता जा रहा है। द रीजन इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इसका बहुत बड़ा कारण है। कैसे, देखो हो क्या रहा है, फिलहाल फिलहाल के टाइम पे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो आइस मेल्ट हो रहा था वो ज्यादा मेल्ट होगा, यस और नो। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कंपैरेटिव 10 साल या 30 साल पहले, 3 डिकेड्स पहले जो आइस मेल्ट हो रहा था और आज जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा होगा कंपैरेटिवली। अब आपको याद है अल्बेडो वाला कॉन्सेप्ट, कि आइस तो क्या करती थी, जितना आपका सनलाइट आ रहा था मैक्सिमम सनलाइट को वापस भेज देती है। बट अगर आइस मेल्ट हो गई तो क्या अल्बेडो उतना ही रह पाएगा, नॉट पॉसिबल। मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर सनलाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो आप बताओ, ये कॉन्टिनेंट का जो आर्कटिक वाला फीचर था जिसमें हम कोल्ड की बात कर रहे थे, कोल्ड एंड ड्राई की, वो पॉसिबल हो पाएगा क्या, कोल्ड रहेगा लंबे टाइम, नहीं हो। इसलिए ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये जो ठंडा जो नेचर था इसका वो खत्म हो जाएगा, ठंडा जो नेचर था ना इसका वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं एयर मास के अंदर, कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है, रूपांतरण कैसे होता है आपकी एयर मास का, ठीक है। वायु राशि का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन में बोलूं तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। 2 मॉडिफिकेशन होते हैं भाई, जैसे आपको याद है आपकी प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा था, तो 2 प्रेशर बेल्ट थी, कौन से टाइप की, कौन से टाइप की प्रेशर बेल्ट थी, यस, थर्मल और डायनामिक। थर्मल और डायनामिक 2 टाइप के बेल्ट थे,
थर्मल बेल्ट था और डायनामिक बेल्ट था। ओके, वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू टेल यू एंड कन्वे यू, आप लोगों को अपने रजिस्टर्ड नंबर पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे या जिस पे भी टेक्स्ट पे किसी के थ्रू एक मैसेज आया होगा और मैसेज के अंदर आपसे एक फीडबैक मांगी होगी। फीडबैक रिलेटेड टू व्हाट? मैसेज कुछ ऐसा आया होगा जिसमें ये पूछा गया कि फैकल्टी मीट के बारे में पूछा गया है कि जो हमारी जो मीटिंग होगी बेसिकली उसके बारे में पूछा गया कि जो आपकी कन्वीनियंट सिटी होगी, लेट्स से आप लोग दिल्ली में मिल सकते हो, लेट्स से आप लोग कोलकाता में मिल सकते हो, लेट्स से आप बेंगलोर में मिल सकते हो, मतलब जो भी आपके लिए डेस्टिनेशन कंफर्टेबल होगा, ठीक है ना, आपको वो ऑप्ट करना है। ठीक है, यू हैव टू ऑप्ट दैट ऑप्शन कि मैं यहाँ पे मीट कर सकता हूँ। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि आप, एंड वी विल ऑल्सो बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी कि हम मिल भी पाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन भी आप लोगों के साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है, मेल नहीं आया, मैसेज आया होगा, आई थिंक सब लोगों को क्या आया, मैसेज आया था क्या? ओके, कोई बात नहीं, वो व्हाट्सएप या मैसेज या जो भी आया होगा, मतलब आप उसको फिल करना, जरूर करना। ठीक है ना, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप जरूर करना उसको फिल, और फिर ऑब्वियसली हम मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट कि हर एक कोई सबमिट करे उसको प्लीज। हाँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लास्ट में आपको ये भी कॉलम मिला हुआ है वहां पे कि अगर वो सिटी जो आपके ऑप्शंस में नहीं है तो आप खुद से लिख भी सकते हो उसके ऊपर। ठीक है ना, उसके नीचे वाले कॉलम के अंदर आप लिख भी सकते हो कि ये वाली सिटी है मेरी, जो इसमें लिस्ट में नहीं है बट स्टिल मैं, ये वाली सिटी मेरी प्रेफरेंस में है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं अभी। तो मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम कि भाई कैसे रूपांतरण हो सकता है आपके एयर मास का, मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है, बदल कैसे सकता है एयर मास। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, देखो कोई भी चीज हमेशा सेम नहीं रहती। आपका एयर मास हमने देखा कि वार्म है, ड्राई है। ठीक है ना, वार्म है और ड्राई है। अब वार्म है और ड्राई है अगर, फिर उस केस में क्या देखने को मिलेगा? क्या वो वार्म और ड्राई हमेशा वार्म और ड्राई रहेगा? वो चेंज नहीं हो पाएगा कभी भी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चेंज तो होना चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज, क्योंकि यार ये नेचर है, नेचर में चीजें तो चेंज होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर, अकेला एयर मास का फैक्टर नहीं होता। जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, देखो टॉपिक, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है, हम सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करना है, बात करनी है। लेकिन आप देखो, एक चीज देखना, अभी मैं यहाँ पे एयर मास पढ़ा रहा हूं आपको, तो क्या अब जेट स्ट्रीम नहीं है वहां पे? है तो सही ना, अगर मेरे पास एयर मास है तो इक्वली जेट स्ट्रीम भी है। और जेट स्ट्रीम के साथ साथ में जो हमने पहले पढ़ा था कि पेरिहीलियन और एपिहीलियन, एयर मास तो बन गया, लेकिन पेरिहीलियन एपिहीलियन भी तो होगा। कभी सन के पास जाएगी अर्थ, कभी दूर जाएगी। तो ये सारे फिनोमिना तो ऑल टुगेदर एक्ट करेंगे ना, और अगर ये सारे फिनोमिना ऑल टुगेदर एक्ट करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि चेंज तो होगा, कांस्टेंट नहीं रह सकती चीजें। हम एक एक करके पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन है तो सारी चीजें ना साथ में ही। और अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली इनके चेंजेस जो है वो, इनकी प्रॉपर्टी में जो है वो बदलाव आएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे। दो तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, थर्मोडायनामिक चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ऊष्मा गति की है, मतलब एनर्जी देते हैं, थर्मोडायनामिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी दी, इसको हीटिंग किया किसी तरीके से और उस तरीके से चेंज हुआ। जरूरी नहीं हीटिंग, थर्मोडायनामिक वो भी होगा कि कूलिंग कर दिया। कूलिंग या हीटिंग दोनों ही केस में क्या होगा? थर्मोडायनामिक होगा। ठीक है, दूसरा, तो हीटिंग और कूलिंग पॉसिबल है। मैकेनिकल मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, यांत्रिक रूपांतरण भी हो सकता है। अब यांत्रिक रूपांतरण हो सकता है मतलब क्या हो गया? अपलिफ्टमेंट, सबसिडेंस, अपलिफ्टमेंट या सबसिडेंस, मोशन होगा उसके केस में। ठीक है ना, मोशन होगा तो उस केस में भी आपका यांत्रिक रूपांतरण जो देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड अपवर्ड साइड अपलिफ्टमेंट या मूवमेंट होगा, मतलब ऊपर जाए या नीचे जाए, ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मतलब मेरे पास दो चेंज होते हैं, यांत्रिक होता है और आपका उष्मागतीय होता है। अगर एनर्जी देनी है या लेनी है वो होगा। इसके लिए हमने देखा था चक्रवात बनते हैं, प्रति चक्रवात बनते हैं, ऐसा ही होता था ना भाई। एयर जब अपलिफ्ट हो रही थी, आपको याद है ना, साइक्लोन के लिए, चक्रवात के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? लो प्रेशर, सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन थी लो प्रेशर। सो लो प्रेशर एयर विल बी अपलिफ्टिंग, हाई प्रेशर air will be moving in downward direction. Low pressure air will be moving upward direction, high pressure air will be moving downward direction. यही होता था। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज जो एयर की हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो बदल जाती हैं।
ठीक है ना, प्रॉपर्टीज आर गेटिंग चेंज, तो ये चीज चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरे पास अपलिफ्टमेंट या आपका डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट जो है यहाँ पे अकाउंटेबल रहेगा, तो यांत्रिक रूपांतरण होगा, आपका बहुत सारी परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इसी अबाव मॉडिफिकेशन के बेस पे मेरे पास क्या होते हैं, दो टाइप की एयर मास आ जाते हैं। ठीक है ना, कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं जो हम, तो बेस्ड ऑन द अबाव मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, टू टाइप ऑफ एयर मासेस अराइज। क्या आंसर, एक तो कोल्ड एयर मास, एक वार्म एयर मास। ठीक है, इन्हीं कंडीशन के ऊपर कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास होगा। किन्हीं कंडीशन पे देखो, कोल्ड एयर मास होगा ना वो ट्राई करेगा डिसेंड करने का, नीचे जाने का। वार्म एयर मास क्या करेगा, ट्राई करेगा कि ऊपर जाए। ठीक है, वार्म एयर मास ट्राई करेगा ऊपर जाए, कोल्ड एयर मास ट्राई करेगा कि नीचे जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ देखने को मिलती है। तो दोनों ही एयर मास को मैं डिवाइड कर देता हूँ कि कोल्ड हो सकता है या फिर आपका वार्म एयर मास हो सकता है, ऊपर जाएगा या फिर एयर मास नीचे आएगा। ठीक है ना, राइट, तो ये देखने को मिलता है मुझे। वार्म के एग्जांपल बताइए, कुछ एग्जांपल बता पाएंगे जहां पे वार्म एयर मास डेवलप होता है। वेरी नाइस, तो वार्म एयर मास सारा डेजर्ट हो गया, ट्रॉपिकल ओशियंस हो गए, कोल्ड में आपका आर्कटिक ओशियन, साइबेरिया, नॉर्थ कनाडा, आई थिंक एवरीवन नोज दिस। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। तो मेरे पास दो ही एयर मास होंगे, शीत वायु राशियां होंगी और उष्ण वायु राशियां होंगी, जो कि आपका या तो नीचे जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठंडा है, भारी होगा नीचे जाएगा, हल्का होगा गर्म होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, प्रॉपर्टीज जो है उनकी बदलती चली जाएंगी। तो जो मैंने आपका डायग्राम दिखाया था ना, जहां पे मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लिखे हुए थे, उसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी देख सकते हो, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये एब्रीविएशंस भी आपको दे दिए कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी होगी। देखो क्या होगा, कोई भी एयर मास जब आता है, मैरीटाइम हो सकता है या ट्रॉपिक कॉन्टिनेंटल हो सकता है। भाई कोई भी एयर मास बनेगा तो या तो वाटर बॉडी पे बनेगा या आपके लैंड मास पे बनेगा। तो मतलब क्या होगा आपका, बेसिकली मैरीटाइम पे और कॉन्टिनेंटल पे। हाँ यार देखो, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, कि आई एम प्लानिंग कि कल भी एक क्लास ले ली जाए। इफ यू ऑल आर सेटिस्फाइड तो हम एक क्लास कर सकते हैं कल। इज इट ओके फॉर एवरीवन? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नो, इट इज ग्रेट एनर्जी दैट वी आर लुकिंग फॉर। सेम टाइमिंग पे रख लेते हैं, सेम टाइमिंग विल बी ओके। ठीक है ना, ओके, थैंक्स। बाकी आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा उस चीज के लिए। ठीक है, पूरा डिसीजन लेके। तो एयर मासेस की बात करते हैं, तो एयर मास में क्या होगा, मैरीटाइम हो सकता है और आपका कॉन्टिनेंटल हो सकता है। ठीक है ना, तो अब मैरीटाइम में क्या होगा, भाई मैरीटाइम है, ठीक है, हो गया डिस्कशन। अभी मैरीटाइम क्या होगा, मैरीटाइम के अंदर ट्रॉपिकल पे भी मैरीटाइम हो सकता है, पोलर पे भी मैरीटाइम हो सकता है। ट्रॉपिकल में भी मैरीटाइम हो सकता है और पोलर पे भी मैरीटाइम हो सकता है। वही चीज यहां होगी, कॉन्टिनेंट पे ट्रॉपिकल हो सकता है और आपके पोलर पे भी ट्रॉपिकल हो सकता है। जो आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल होगा, ठीक है ना, मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर डेवलप होगा, वो क्या हो सकता है वो कोल्ड हो सकता है वो वार्म हो। पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है, जैसे कोल्ड करंट वगैरह होंगे, वार्म करंट होंगे, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। प्रॉपर्टीज कोल्ड करंट की या वार्म करंट की होगी तो उन्हीं के ऊपर ये पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे जब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी आती है तो वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। अब जो वार्म होता है वो स्टेबल या अनस्टेबल हो सकता है, कोल्ड है वो भी स्टेबल या अनस्टेबल हो सकता है। सिमिलर चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये वार्म हो सकता है, ये कोल्ड हो सकता है। वार्म में स्टेबल अनस्टेबल, कोल्ड में स्टेबल अनस्टेबल, और यही चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इस चीज को। थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूं कि कैसे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देखो, कुछ ब्रांचेज ऐसी होंगी जो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे देखो, ये था मैरीटाइम पोलर, ठीक है, ये था मैरीटाइम पोलर और ये था कॉन्टिनेंटल पोलर। मैरीटाइम पोलर तो मेरे को समझ आया, लेकिन जब मैं कॉन्टिनेंटल पोलर पे जा रहा हूं और मैं कॉन्टिनेंटल पोलर के कोल्ड पे चला गया, कॉन्टिनेंटल है, पोलर है और कोल्ड भी है, तो क्या ये स्टेबल और अनस्टेबल हो सकता है? इसमें अनस्टेबिलिटी आएगी कहां से? इस पे मॉइस्चर ही नहीं है, तो अनस्टेबिलिटी का मतलब ही नहीं बनता। यहां समझ रहे हो ना, यहां पे इंस्टेबिलिटी का कैसे, मतलब कॉन्टिनेंटल है, पोलर है, वार्म हुआ तो ठीक है, मैंने माना थोड़ी बहुत मॉइस्चर ऐड हो भी गई होगी, मान सकता हूं मैं, लिटिल वार्म हुआ मॉइस्चर, बट कॉन्टिनेंटल, पोलर और कोल्ड भी है,
तो फिर तो मॉइस्चर ऐड होगा ही नहीं, और मॉइस्चर आएगा नहीं तो अनस्टेबिलिटी कहां से आएगी, पॉसिबल नहीं है। बट ये मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको दिखाए हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ देम कि कौन सा पॉसिबल नहीं है और, ठीक है ना। यस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि ये पॉसिबिलिटी तो कैसे हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। कुछ एयर मास, 2-3 एयर मास आपके कटेंगे उसमें से कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप और भी बहुत सारे काट सकते हो। जैसे आपने यहां देखा मैरीटाइम में ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड, मैरीटाइम है, ट्रॉपिकल है, वार्म भी है। कितना सारा मॉइस्चर ऐड ऑन होगा, क्या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं बन जाएंगे? मानते हो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे यहाँ? और जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे तो अनस्टेबल तो हो जाएगा, स्टेबल कैसे बनेगा ये? इसमें स्टेबिलिटी कहां से आएगी, समझ रहे हो? तो इस तरीके से यू हैव टू सेलेक्ट, और वो आप प्रीवियस जो आपने देखा अभी तक लेक्चर उससे आराम से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होता है भाई, जब दो एयर मास एक दूसरे से मिलते हैं, मेल मिलाप जब होता है दो एयर मास का, तो देखो क्या होगा। एक ये एयर मास है, काफी बड़ा एरिया है, एक ये दूसरा एयर मास है, ये भी बड़ा एरिया है, ठीक है ना। कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट का क्या मतलब होगा भाई? ये एयर मास जब इंटरेक्ट करेंगे तो काफी सारे पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि काफी बार ऐसा भी होता है कि एयर मास सामने आमने सामने है, बट वो इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे, पॉसिबिलिटी है। जब काफी शांत मौसम होता है, जब हवाएं नहीं चल रही होती हैं, तो क्या होता है, दोनों एयर मास स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी ये भी है कि वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन शुरू हुआ, वार्म का अपलिफ्टमेंट भी होगा, तो ये तीसरी स्टेज आती है। और चौथी स्टेज ये भी आपको पता है कि कोल्ड एयर मास तो बहुत फास्ट मूव करेगा, तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि आगे निकल जाएगा। तो मतलब इंटरेक्शन की अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेजेस है इंटरेक्शन की, अलग अलग फेज है इंटरेक्शन के। तो अगर अलग अलग फेज हैं अगर मेरे पास, इफ आई हैव द डिफरेंट फेजेस, देन हमारे पास अलग अलग फ्रंट्स नहीं होंगे। डोंट वी हैव डिफरेंट फ्रंट्स? यस, वी विल बी हैविंग। हमारे पास अलग टाइप के फ्रंट भी मिलेंगे, क्योंकि फ्रंट सिंपली क्या है, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन कैसे हो रहा है वो हमें डिसाइड करना है, इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है वो हमें डिसाइड करना है। अब इंटरेक्शन जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपके फ्रंट के कैरेक्टर भी बदलेंगे, ठीक है, फ्रंट का कैरेक्टर भी बदलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका। मेरे पास दो वर्ड आते हैं यहाँ पे भाई, मेरे पास दो वर्ड आते हैं यहाँ पे। क्या होता है, एक फ्रंटोजेनेसिस होता है, एक फ्रंटोलाइसिस होता है, ठीक है ना। मतलब वातागर्जनन होता है और वातरक क्षय होता है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक तो जब आपके दो एयर मास जो डिफरेंट एयर मासेस हैं मीट करते हैं, तो वो बाउंड्री जोन जो है वही तो फ्रंट कहलाता है। जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं वो फ्रंटोजेनेसिस होता है, मतलब वो डेवलप हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो खत्म भी होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म भी होना शुरू होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा आपका, जब धीरे धीरे खत्म होगा तो फ्रंटोलाइसिस की तरह पहुंच जाएगा। मतलब जब अपनी मैच्योर स्टेज पे पहुंचेगा तो वो फ्रंटोलाइसिस कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या समझ आता है कि ब्रॉडली इनकी इंटरेक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, चार टाइप के फ्रंट में डिवाइड करते हैं इनको। किस टाइप से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसी की बेसिस पे हम चार टाइप से डिवाइड करते हैं। तो देखते कौन सी टाइप की है, मतलब चार ऐसी क्या टाइप हो सकती है इनकी, कैसे ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पे हम चार टाइप से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कि क्या इंटरेक्शन होगा। यहां देखो, देखो भाई, हमारे पास जो फ्रंट होगा उसको हम ये कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो कोल्ड फ्रंट हो सकता है, या वो वार्म फ्रंट हो सकता है वो ऑक्लूडेड फ्रंट हो, और हो सकता है वो स्टेशनरी फ्रंट हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज आती हैं मेरे पास में, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटीज आती हैं मेरे पास में जो अलग अलग फ्रंट फॉर्मेशन करती है। देखते हैं कि क्या फ्रंट फॉर्मेशन होगा। देखो, जब आपका फ्रंट की हम बात करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो कोल्ड एयर मास है वो स्टेशनरी है। कोल्ड एयर मास क्या है, स्टेशनरी है। वार्म एयर मास उसके ऊपर राइज अप हो रहा है,
एक पॉसिबिलिटी आती है। उस केस में जो फ्रंट बनता है वो कोल्ड फ्रंट कहलाता है। कोल्ड एयर मास स्टेशनरी है और वार्म एयर मास क्या कर रहा है उसकी तरफ अप्रोच करके, क्योंकि राइज तो वार्म ही करेगा। आप खुद बताओ, चाहे ओशियनिक प्लेट चले या कॉन्टिनेंटल प्लेट चले, जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे सबडक्ट तो ओशियनिक होगी ना। बताइए, को मोशन किसी का भी हो रहा है, सबडक्शन तो ओशियन का ही होता है। सिमिलरली चाहे कोल्ड फ्रंट चले चाहे वार्म फ्रंट चले, राइज कौन होगा? वार्म एयर मास ही होगा ना। राइज तो हल्के वाला ही होगा, ऑटोमेटिक सी बात है। सो यहां पे कोल्ड फ्रंट अपना स्लो, बहुत स्टेगनेंट स्पीड पे है, वार्म फ्रंट इसके साथ में इंटरेक्ट हुआ और अपलिफ्ट हुआ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने और आपका फ्रंट फॉर्मेशन हो गया। ये इंटरेक्शन वाला पॉइंट है जिसपे कोल्ड फ्रंट कहलाता है। अब आ जाओ वार्म फ्रंट पे। ये क्या हो सकता है? आपका कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, ठीक है, कोल्डर एयर मास और वार्मर एयर मास दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो तब जो इंटरेक्शन देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा? वार्म एयर मास फिर से राइज करेगा, बट स्टिल ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। राइज तो वार्म एयर मास ही होगा, उस केस में क्या कहलाएगा? ये वार्म फ्रंट कहलाएगा। तीसरी कंडीशन ऐसी आती है जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो आपको पता है कि एक पोजीशन ऐसी आएगी जब पूरा वार्म फ्रंट अपलिफ्ट हो चुका होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पूरा वार्म फ्रंट अपलिफ्ट हो चुका होगा। आएगी ना, एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना। तब हमने बात की थी कि हमारा साइक्लोन खत्म होना शुरू हो जाता है। टेम्परेट साइक्लोन कब खत्म होना शुरू होता है? जब कंप्लीटली आपका एयर मास अपलिफ्ट हो चुका होता है, वो ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाएगा। और अगर उनमें कोई इंटरेक्शन चल ही नहीं रही है, बस दोनों ही रुके हुए हैं, तो वो स्टेशनरी फ्रंट कहलाएगा। स्टेशनरी तो आपको नाम पता है, स्टेशनरी मतलब कोई चीज कांस्टेंट। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं सबको क्या है। सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट की बात करते हैं। ठीक है, देखो स्टेशनरी में क्या होगा, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज एंड फॉर्म अ बाउंड्री विदाउट इंटरमिक्सिंग। विंड इंटरमिक्स नहीं हो पाई, मतलब युद्ध में सेनाएं आमने सामने हैं बट इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाई है। ये बहुत इनिशियल स्टेज होती है, बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है। वो क्या कहलाती है? आपका स्टेशनरी कहलाती है। वो क्या कहलाएगा? आपका स्टेशनरी फ्रंट कहलाएगा। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, खुद बताना सोच के, प्रैक्टिकल सिचुएशन। एक आर्मी और दूसरी आर्मी एक दूसरे के आमने सामने हैं, कब तक रहेंगे? क्या हमेशा बस ऐसे ही रहेंगे? युद्ध तो होगा, लड़ाई तो होगी। और अगर होगी मतलब दो फ्रंट, अगर दो एयर मास आमने सामने, इंटरमिक्सिंग तो डेफिनेट है। तो क्या स्टेशनरी फ्रंट परमानेंट हो सकता है? क्या स्टेशनरी फ्रंट परमानेंट हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये तो एक स्टेज थी भाई, जब तक इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। जैसे हम देखते हैं, कोई भी आपने लड़ाई देखी होगी, मतलब प्रैक्टिकल तो कहां देखी होगी, मतलब वैसे देखी होगी, जब दो सेनाएं आमने सामने होती हैं और जब लड़ाइयां हो रही होती है तो पहले दोनों खड़े होते हैं, तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है। लेकिन वो कितनी देर चलती है? बस हमला बोला और बात खत्म, इंटरमिक्स हो गए। तो ये पहली वाली स्टेज है जो कि टेम्परेरी होती है। हम मूवी में ही देखा होगा, और तो हम महाभारत कहां देखेंगे? टेम्परेरी फ्रंट होते हैं। ठीक है ना, ये फ्रंट क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, मोस्टली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि इंटरेक्शन तो होना ही होता है। इंटरेक्शन होगा तो या तो वार्म फ्रंट बन जाएगा या कोल्ड फ्रंट बन जाएगा। या तो वार्म फ्रंट बनेगा या कोल्ड फ्रंट बनेगा। कैसे बनता है? जब वार्म एयर मास मूव्स टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास एंड कांटेक्ट जोन इज ए वार्म फ्रंट। क्या कर रहा है? आपका वार्म एयर मास मूव कर रहा है आपके कोल्डर एयर मास की तरफ, और फिर क्या हो रहा है? कांटेक्ट जोन क्या है? आपका वार्म है। जैसे कि आपके पास में पानी है, ठंडा पानी है, और एक ग्लास में गर्म पानी, आपने गर्म पानी को सीधा डाल दिया उसमें। जैसे गर्म पानी को डालते जाओगे ना, जैसे ही डालोगे गर्म पानी को, फिर भी आप हाथ दे के देखना, नीचे फिर भी ठंडा ही मिलेगा। आपके पास ठंडा पानी है, दूसरे ग्लास में गर्म पानी, आपने गर्म पानी को उठाया और उस ग्लास में डाल दिया। आप थोड़ी देर में देखोगे तो नीचे हाथ डाल के देखोगे तो पता लगेगा कि नीचे फिर भी ठंडा ही पानी है अभी, क्योंकि उनमें डेंसिटी का डिफरेंस होता है, इसलिए प्रॉपर इंटरमिक्सिंग नहीं होती। स्टिल गर्म पानी ट्राई कर रहा होता है। तो आपको क्या महसूस होगा? आपको महसूस ये होगा कि जो फ्रंट बना हुआ है जहां पे, वहां पे गर्म महसूस होगा। देखना, अब यहां देखो कि ये चीज समझने की है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये
एयर मास है जिसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये एयर मास ऐसा जिसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ये इसने इसके साथ में इंटरेक्ट किया, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ, फ्रंट बनेगा। फ्रंट का मतलब होगा वो थोड़ा सा पार्ट जो सबसे पहले मिल जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा पार्ट जो सबसे पहले मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहां पे मान लो ये मिक्सिंग होगी, ये थोड़ा सा पार्ट हुआ जिसपे मिक्सिंग हो गई। आप कुछ आइडिया लगा सकते हो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 10 होगा या 30 होगा? दिस इज द कॉन्फिडेंस विच इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको दो ही ऑप्शन दिए, 10 और 30, बट आपको पता है, आप समझ रहे हो, दैट इज गुड। आपने सबने आंसर दिया कि 30 और 10 में से कुछ भी नहीं हो सकता, या तो 20 होगा, 25, 15, कुछ अलग होगा। मानते हो कुछ अलग होगा? बट हाँ, मैं मान लेता हूं टी टेम्परेचर हुआ, लेकिन इस टी टेम्परेचर की एक कंडीशन जरूर होगी, 30 से कम होगा और 10 से ज्यादा होगा। ये तो मानते हो ना? यस, ये तो मानते हैं। ये मानते तो मान लिया मैंने, लेट्स से कोई भी अज्यूम कर लेते हैं, अब कुछ भी हो सकता है, आपका ही मान लेते 20, आप आंसर दे रहे हो, सारे लोग 20 मान लेते हैं। तो इसका टेम्परेचर हुआ 20। अब आप देखो, आप जब यहां से जाओगे, यहां पे जाओगे, आप फ्रंट पे पहुंच गए। फ्रंट के बाद भी आप अपनी डेप्थ को इंक्रीज करोगे तो आपको कैसा महसूस होगा? कूल होगा ना। इधर इधर आपको कूल महसूस होगा ना, क्योंकि ये 20 है, ये कूल है कंपैरेटिवली। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये फ्रंट कैसा है? फ्रंट वार्म है या कूल है? फ्रंट वार्म है। फ्रंट को वार्म इसीलिए बोला है मैंने क्योंकि इसके बाद जो स्टेज आने वाली है ना, वो मेरे को कूलिंग देती है, और वो तो कूल एयर मास है। मतलब कूल एयर मास के कंपैरेटिवली यहां पे मुझे वार्मिंग मिल रही है, इसलिए मैंने इसको वार्म एयर मास बोला, वार्म फ्रंट बोला, एयर मास नहीं, वार्म फ्रंट बोला। सिंपल है। तो बेसिक मुझे यहां से समझ आता है कि जब दो इंटरेक्शन चल रही होंगी तो वार्म फ्रंट कब डेवलप हो जाएगा आपका? जब आपका वार्म एयर मास मूव कर रहा है कोल्ड एयर मास की तरफ, और कांटेक्ट जोन में एवरेज टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है कोल्ड से, वो कितना भी ज्यादा हो सकता है। अब क्या होगा? फ्रंटोलाइसिस, जो कि फ्रंट डिसिपेशन स्टेज होती है, बिगिन व्हेन द वार्म एयर मास मेक्स अ वे ऑफ द कोल्ड एयर मास ऑन द ग्राउंड। फ्रंटोलाइसिस कब बिगिन होता है? आपको पता है, ये फ्रंटोलाइसिस तब होगा जब कंप्लीट वार्म एयर मास एंड हो चुका होगा। जब कंप्लीट वार्म एयर मास एंड ऑन हो चुका होगा तब आपका फ्रंटोलाइसिस होता है, तो वो तो हमें पता ही है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा स्थाई है अगर है, स्टेशनरी है अगर है, तो वहां तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन स्थाई जो है वो स्थाई नहीं रहता, वो टेम्परेरी ही रहता है, क्योंकि थोड़ी देर में मिक्सिंग तो होगी। तो आपका उष्ण बनेगा। उष्ण में क्या होगा कि आपका जो फ्रंट बना है वो क्या बनेगा? वो लिटिल वार्म होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कोल्ड हो सकता है, कोल्ड फ्रंट हो सकता है, शीत हो सकता है, वो कोल्ड हो सकता है या शीत हो सकता है। कैसे बनेगा? इट इज अ फ्रंट इन विच कोल्ड एयर मास इज मूविंग टुवर्ड्स द वार्म एयर मास जोन, ठीक है। अब क्या होगा? द कोल्ड फ्रंट हैज अ स्टीपर स्लोप देन द वार्म फ्रंट एंड इट हैज अ स्लोप ऑफ 1 किलोमीटर राइज और 50 to 100 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे क्या होता है? अब दूसरी कंडीशन लो, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है। अब एक और कंडीशन देखो, आपके पास में क्या है? पानी है। अब की बार गर्म पानी है आपके पास में, ऊपर से आपने ठंडा पानी डाला है। अब की बार आपके पास गर्म पानी है और ऊपर से आपने ठंडा पानी डाला है। जब आपने ठंडा पानी डाला है ना, तो क्या होगा? तो भी एक लेयर तो आएगी, बट स्टिल उसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम रहेगा। इस बार एक्सपेरिमेंट करके देखना अपने घर पे, लेक्चर के बाद आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो जार था ना, जिसमें वार्म वाटर नीचे था और ऊपर से कोल्ड वाटर आप डाल रहे थे, कोल्ड वाटर कोशिश करता वार्म को अपलिफ्ट करने की, उठाने की, पुश करने की, क्योंकि ये हल्का होता है ना इसलिए। और कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं, कुछ मिक्सिंग हो जाती है। शुरू में तो मिक्सिंग ही होगी, बाद में ये क्या करेगा? इसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? यस और नो? यस। तो अब क्या होगा? जब यहां पे जब ये मिक्सिंग होगी, क्योंकि इनिशियली मिक्सिंग तो होगी, तो आपको भी पता है इस एरिया में, क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं, देखो अब मैंने कोल्ड फ्रंट को मूव, कोल्ड मास को मूव करवाया, तो मतलब मैं जा रहा हूं इधर से इधर, मैं यहां पहुंचा। अब इसका 10 टेम्परेचर है, इसका वही 30 टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर फिर से वही 20 मान लिया हमने। तो जब मैं यहां जा रहा हूं तो मेरे पास फ्रंट पे आया मैं 20, और मैं आगे पहुंचा तो मुझे महसूस होगा ये तो ठंडा था पीछे। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे महसूस हो गया तो कोल्ड था।
तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि कोल्ड फ्रंट बढ़ रहा होता है अगर आगे तो कोल्ड बनता है, मतलब कोल्ड एयर मास बढ़ रहा होता है तो कोल्ड फ्रंट बन जाएगा, वार्म एयर मास आगे बढ़ रहा होगा तो वार्म फ्रंट बन जाएगा। लेकिन जो बेसिकली टेम्परेचर होता है ना, मॉडरेट टेम्परेचर की बात करूं तो कोल्ड फ्रंट में ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि कोल्ड फ्रंट पूरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। याद है वैली वाला रीजन? वैली में क्या हो रहा था, ऊपर से आ रही थी ना ठंडी हवा और नीचे जो गर्म हवा थी उसको अपलिफ्ट किया जा रहा था, फिर टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया था। वही चीज यहां भी तो हो जाएगी ना, वो चीज तो यहां भी हो सकती है। और जब आपका एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये जो कोल्ड वाटर है, देखो अब अगर ये कोल्ड वाटर इसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ये तो वाटर था, यहां तो एयर मास है, और अगर वार्म एयर मास अपलिफ्ट होता है तो क्या होता है? वार्म एयर मास जब अपलिफ्ट होता है तो क्या होगा? रेनफॉल होगा या नहीं होगा? यस। तो मतलब कोल्ड एयर मास जब बनता है, मतलब कोल्ड फ्रंट जब बनता है, तो वेदर कंडीशन कैसी होती है? बैड वेदर कंडीशंस होती है, क्लाउड बनते हैं और हैवी डाउनपोर भी हो सकता है। गेटिंग इट? ठीक है ना? तो ये चीज समझ आती है। तो ये सिस्टम मेरे को समझ आता है कि अब क्या होगा, फ्रंटोलाइसिस यहां पे कब शुरू होगा? फ्रंटोलाइसिस मतलब अब खत्म कब होगा ये प्रोसेस? ये खत्म तब होगा जब वार्म एयर मास इज कंप्लीटली अपलिफ्टेड बाय द कोल्ड एयर मास। क्योंकि जैसे ही पूरा अपलिफ्ट हो गया, जो रेनफॉल होना है या कुछ स्नोफॉल होना, जो भी होना है वो हो चुका होगा, बस खत्म हो जाएगा। वार्म फ्रंट में भी एयर अपलिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। वार्म फ्रंट में भी तो एयर अपलिफ्ट हो रहा था, वो ठीक है यार, वार्म में भी तो अपलिफ्ट हो रहा था ना, वो कोल्डर एयर मास इधर था लेकिन वार्म फोर्स तो लगा ही रहा था। बट अब ये सोचो ना, कौन से में ज्यादा होगा? अब कोल्ड एयर मास जब फोर्स लगाएगा तो वो पूरे ही वार्म एयर मास को अपलिफ्ट करेगा ना, वहां पे तो वार्म एयर मास के ऊपर डिपेंड करता है कि अपलिफ्ट कितना होगा कितना नहीं। बट यहाँ पे किस पे डिपेंड है? कोल्ड एयर मास पे। और कोल्ड एयर मास की प्रॉपर्टी है कि ये तो भारी होता है, इट विल ट्राई इट्स बेस्ट कि वो कंप्लीट एयर मास को अपलिफ्ट कर दे, इसलिए डिफरेंस होता है मौसम का। ठीक है, तो ये चीज मुझे समझ आती है कि फ्रंटोलाइसिस की प्रक्रिया कब शुरू होगी, जब आपका ये कंप्लीट जो है वार्म एयर मास ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक होता है भाई ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट कब फॉर्म होता है? व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट। आपको पता है कि वो नीचे से जाएगा, ओवरटेक कर लेगा। कोल्ड फ्रंट तेज दौड़ता है, तेज दौड़ेगा तो क्या करेगा? एडवांस कर जाएगा उसको। एडवांस कर जाएगा तो क्या होगा? पीछे से वो वापस से डिसेंड होता हुआ भी नजर आएगा। देखो एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताओ, सोचना, इमेजिन करना है आपको कि एक कोल्ड फ्रंट ने पूरे एयर मास को अपलिफ्ट किया, और क्या जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है कि जो वार्म एयर मास अपलिफ्ट हो उसका सारा मॉइस्चर रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा? जरूरी तो नहीं है। तो जब आपका कोल्डर एयर मास, क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहा है, उसके नीचे से निकल जाएगा, कंप्लीटली आगे बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ड्रास्टिक दोबारा से चेंज इन टेम्परेचर होगा। मतलब होगा ये कि जो स्लोप इस तरीके से बना हुआ था ना उस टाइम पे, जो स्लोप, जैसे ये मान लो कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास था, अपलिफ्ट होते हुए जो स्लोप ऐसे बना था, यहां देखो, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, जो स्लोप ऐसे बना था, जब ये आगे निकल जाएगा तो वही स्लोप ऐसे बनेगा। स्लोप के अंदर चेंज आ जाएगा, आएगा, और यही हो जाए ऑक्लूजन। मतलब ये वाला एरिया देखो हो क्या रहा है यहां पे, कि ऐसे एयर मास जो था उसकी इंटरेक्शन पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई है। यहां देखो डायग्राम, कोल्ड एयर मास एडवांस कर रहा था, वार्म एयर मास अपलिफ्ट हो रहा था। अब क्या होगा? थोड़े टाइम में पीछे की तरफ चला जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो कंडीशन होती है उसको ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। ऑक्लूजन हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया। यस, सिंपल सा प्रोसेस यही है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाता है। ठीक है, अधिविष्ट कहलाएगा ये। ठीक है, चलिए अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, आ जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा। क्वेश्चन देखो भाई, क्या ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे मैंने दो चीजें मिक्स की हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को मिक्स कर दिया। जब आप दोनों चीजें पढ़ ही चुके हो तो कुछ अपना टैलेंट दिखाओ अब।
जब आप दोनों चीजें पढ़ चुके हो तो कुछ तो टैलेंट दिखाना पड़ेगा ना आपको। यस, 2021 का क्वेश्चन है। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इंपैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विद एग्जाम्पल। क्या करना है? विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए तथा स्थानीय मौसम स्थितियों पर उनके प्रभाव का उदाहरण सहित समझाइए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी फीलिंग आपको आ रही होगी, क्वेश्चन मैंने बहुत पहले दिया था जियोमॉर्फोलॉजी में, जहां पे वर्ल्ड के माउंटेन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी मैंने, याद है आपको? बस उसको ही थोड़ा एक्सटेंड किया है, ये समझ लो। अब आप जहां पे आपने वहां बात की थी, अब उनका क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट भी बताना है। ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर उनका क्या इंपैक्ट होगा उसके ऊपर बताना है। वहां मैंने फॉर्मेशन की बात की थी कि वर्ल्ड में कैसे कैसे माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं अलग प्लेस पे, बट एटलीस्ट वहां से आप ये नॉलेज गेन कर सकते हो कि वर्ल्ड में यहां पे माउंटेन है, और यहां पे आप क्या कर सकते हो उसका फिर बताइए कि ये स्थानीय कैसे हो सकता है, मौसम में कैसे बदलाव आएगा उससे। और आज ये आपका एग्जाम मान लो, ठीक है, कोई हिंट नहीं है मेरे साइड से, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में। टुमारो वी विल डिस्कस कि क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, इट इज आवर होम। हाँ, अगर नहीं लिख पाए, वैसे तो लिखना है, नहीं लिख पाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसे को थोड़ी मैं बोल रहा हूं माउंट एवरेस्ट चढ़ के आना, कुछ तो लिखोगे इसमें। अप्रोप्रिएट नहीं हुआ तो कल डिस्कस करेंगे, दोबारा लिखोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको डिस्कस करना है। ओके, चलिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।